हमारे सुनने वालों ने जो आर्टिकल्स और नोट्स भेजे हैं उनमें एक आंकड़ा बार बार सामने आया है जो सच में थोड़ा चौंकाने वाला है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक झारखंड बिहार के बाद भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की कहानियां हैं। सही बात है। और आज हम इन्हीं कहानियों के पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हम गरीबी और बेरोजगारी पर गहराई से बात करेंगे, पर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम गरीबी कहते हैं तो उसका मतलब क्या वाकई बदल गया है, और झारखंड इन चुनौतियों से निकलने के लिए जो रास्ते अपना रहा है वो कितने कारगर हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन जटिल विषयों की परतें उधेड़ना और यह समझना कि जमीनी हकीकत क्या है। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई गरीब है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजों की कमी हो। हाँ बिल्कुल। पर क्या गरीबी सिर्फ पैसों की तंगी है? यही वो सवाल है जिसने पिछले कुछ दशकों में अर्थशास्त्र की पूरी सोच बदल दी है। अच्छा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि गरीबी असल में क्षमताओं का अभाव है, यानी डेप्रिवेशन ऑफ कैपेबिलिटी। क्षमताओं का अभाव, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, गरीबी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं। गरीबी ये है कि आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के विकल्प ही नहीं है। विकल्प नहीं है? जैसे क्या एक गरीब पिता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजने का विकल्प चुन सकता है? नहीं। क्या एक बीमार महिला अच्छे अस्पताल में इलाज कराने का फैसला ले सकती है? नहीं। जब ये विकल्प ही खत्म हो जाएं, वो असली गरीबी है। मतलब ये सम्मान से जीने की आजादी का छिन जाना है। एग्जैक्टली। मतलब ये पेट भरने से कहीं आगे की बात है, ये अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के मौकों की कमी है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि हम इस अभाव को मापते कैसे हैं? क्या इसे मापने के अलग अलग पैमाने हैं? हाँ, मोटे तौर पर दो नजरिए हैं। एक है निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो भारत में ज्यादा इस्तेमाल होती है। निरपेक्ष गरीबी, इसमें सरकार एक लाइन खींच देती है जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं। मान लीजिए महीने में 1000 रुपए। ठीक है। जो भी इससे कम कमाता है वो गरीब है। ये एक सर्वाइवल का पैमाना है बस। अच्छा, तो ये एक सीधी सीधी लाइन हो गई। और दूसरा नजरिया? दूसरा है सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। ये किसी लाइन पर नहीं बल्कि समाज की औसत आय पर निर्भर करता है। ये देखता है कि आपके पास अपने पड़ोसियों या अपने शहर के औसत नागरिक के मुकाबले कितना कम है। ओह, तो ये असमानता को मापता है। सही पकड़ा। हो सकता है आप निरपेक्ष रूप से गरीब ना हो, पर समाज की तुलना में इतने पीछे हो कि आप हाशिए पर महसूस करें। ये दिलचस्प है। और भारत में इस गरीबी रेखा को तय करने का सफर भी तो काफी लंबा रहा है ना? अरे बिल्कुल। ये सफर अपने आप में भारत की आर्थिक सोच के विकास की कहानी है। कैसे? शुरू में 1979 की वाई की अलग समिति ने बहुत ही बुनियादी पैमाना अपनाया, कैलोरी मतलब खाना। हाँ, बस खाना। यानी गांव में रहने वाले को दिन में 2400 कैलोरी और शहर वाले को 2100 कैलोरी का भोजन मिल रहा है या नहीं। मतलब तब गरीबी की परिभाषा सिर्फ पेट भरने तक सीमित थी। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, बस वही पैमाना था। एग्जैक्टली। फिर धीरे धीरे सोच बदली। 90 के दशक में लकड़ावाला समिति ने कहा कि हर राज्य की महंगाई अलग है, तो गरीबी रेखा भी अलग होनी चाहिए। जो कि लॉजिकल है। हाँ, लेकिन असली वैचारिक बदलाव आया 2009 में तेंदुलकर समिति के साथ। हाँ, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर तो बहुत बहस हुई थी। उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया था? उन्होंने पहली बार कहा कि गरीबी सिर्फ कैलोरी का मामला नहीं है। एक इंसान को सिर्फ खाना नहीं बल्कि ठीक ठाक रहने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी तो खर्च करना पड़ता है। सही बात है। तो उन्होंने एक खर्च की टोकरी बनाई और उसके आधार पर कहा कि गांव में 816 और शहर में 1000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है। तो ये सिर्फ आंकड़े बदलने की बात नहीं थी, ये तो गरीबी को देखने का नजरिया ही बदल रहा था। बिल्कुल। हम पेट भरने की परिभाषा से आगे बढ़कर एक सम्मानजनक जीवन जीने की लागत को समझने की कोशिश कर रहे थे। एकदम सही। और फिर 2014 में रंगराजन समिति ने इस टोकरी को और बड़ा किया। उसमें पोषण जैसी चीजों को ज्यादा महत्व दिया। अच्छा। इसलिए उनका गरीबी का अनुमान तेंदुलकर समिति से ज्यादा, लगभग 29.5% आया। इस पर भी सवाल उठे, लेकिन दिशा सही थी। और अब हम एक बिल्कुल ही नए दौर में हैं, जहां बहुआयामी गरीबी या मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात होती है।
ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। नीति आयोग का MPI इंडेक्स कहता है कि गरीबी सिर्फ आय या खर्च की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? सोचिए, एक परिवार है जिसके पास शायद तेंदुलकर समिति के हिसाब से पैसे तो हैं, पर उनके गांव में पीने का साफ पानी नहीं है, घर में बिजली नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो क्या वो परिवार गरीब नहीं है? बेशक है। पैसे होते हुए भी वे एक अच्छी जिंदगी से वंचित हैं। यही MPI का सार है। ये 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में 12 अलग-अलग चीजें देखता है। 12 चीजें जैसे कि? जैसे क्या घर में खाना पकाने का साफ ईंधन है? क्या परिवार के पास अपना बैंक अकाउंट है? क्या बच्चों का पूरा टीकाकरण हुआ है? अच्छा। अगर कोई परिवार इनमें से 1/3 चीजों से वंचित है तो उसे बहुआयामी गरीब माना जाता है। और इसी पैमाने पर झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है। ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है, लेकिन क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2015-16 से 2019-21 के बीच झारखंड ने गरीबी कम करने में शानदार प्रगति की है। सच में? हाँ, राज्य की लगभग 13.29% आबादी इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आई। यानी पूर्ण गरीबी 42.16% से घटकर 28.81% रह गई। वाओ! इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, भले ही मंजिल अभी दूर है। तो ये साफ है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी है, और अवसरों का सीधा संबंध रोजगार से होता है। बिल्कुल। अगर काम ही नहीं है तो क्षमताओं का विकास कैसे होगा? चलिए अब झारखंड की इसी दूसरी बड़ी चुनौती बेरोजगारी को समझते हैं। और बेरोजगारी भी गरीबी की तरह ही एक शब्द है, लेकिन इसके कई चेहरे हैं। भारत में हर तरह की बेरोजगारी एक जैसी नहीं होती। तो फिर इसके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? और झारखंड के संदर्भ में कौन सा सबसे ज्यादा मायने रखता है? सबसे पहले आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, मतलब छिपी हुई। हाँ, छिपी हुई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है जिसे चलाने के लिए 2 लोग काफी हैं, पर घर के 4 लोग उसी दुकान में बैठे रहते हैं। होता है ऐसा। अगर 2 लोग दुकान से हट भी जाएं तो भी बिक्री उतनी ही होगी। अच्छा। इसका मतलब है कि वो 2 अतिरिक्त लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर असल में वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। यही हाल हमारे गांव में खेती का है। हाँ, ये तो गांव में बहुत देखा है, जहाँ एक ही खेत पर पूरा परिवार लगा रहता है। एग्जैक्टली। और वो बेरोजगारी जिसे भारत की सबसे बड़ी और स्थायी समस्या माना जाता है। कौन से? वो है संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल? हाँ, ये तब होती है जब अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल जाता है और लोगों का हुनर पुराना पड़ जाता है। कोई उदाहरण? मुझे याद है, मैं एक बार झारखंड के गांव में था जहां पारंपरिक लोहार रहते थे। जब से फैक्ट्रियों में बने सस्ते औजार बाजार में आए, उनका पुश्तैनी काम लगभग खत्म हो गया। ओह। उनके पास हुनर था, पर बाजार की नई संरचना में उस हुनर की मांग नहीं थी। भारत की ज्यादातर बेरोजगारी इसी प्रकृति की है। इसके अलावा मौसमी और चक्रीय बेरोजगारी भी होती है ना? हाँ, मौसमी बेरोजगारी किसानों या ईंट भट्टे के मजदूरों की हकीकत है, जिन्हें साल के कुछ महीने खाली बैठना पड़ता है। और चक्रीय बेरोजगारी? वो तब आती है जब पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी हो, जैसे कभी-कभी IT सेक्टर में हजारों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। तो इन अलग-अलग तरह की बेरोजगारी को मापा कैसे जाता है? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? नहीं, इसे मापने के लिए NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मोटे तौर पर 2 चीजें देखता है। अच्छा। एक, क्या कोई व्यक्ति लंबे समय से, जैसे पिछले 1 साल से बेरोजगार है। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये उन लोगों की गिनती है जो लंबे समय से बेरोजगार है, जैसे कोई ग्रेजुएट जिसे साल भर से नौकरी नहीं मिली। बिल्कुल। इससे हमें देश में स्थायी संरचनात्मक बेरोजगारी की तस्वीर मिलती है। और दूसरा तरीका? दूसरा, NSO ये भी देखता है कि क्या किसी को पिछले 1 हफ्ते में 1 घंटे के लिए भी कोई काम मिला। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, इससे हमें अर्थव्यवस्था में शॉर्ट टर्म में रोजगार की स्थिति का पता चलता है। ये दोनों ही आंकड़े जरूरी हैं। तो इन आंकड़ों के आईने में झारखंड कहाँ खड़ा है? जमीनी हकीकत क्या है? CMIE जैसे संस्थानों के डेटा बताते हैं कि झारखंड अक्सर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले शीर्ष 5 राज्यों में रहता है। यह दर 12% से 17% के बीच घटती बढ़ती रहती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात एक और आंकड़ा है। वो क्या है? वो है श्रम बल भागीदारी दर, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। LFPR। हाँ, PLFS रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में LFPR
राष्ट्रीय औसत से कम है, खासकर महिलाओं में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि काम करने की उम्र वाली आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना तो काम कर रहा है और ना ही काम की तलाश में है। मतलब वे सिस्टम से ही बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, ये एक छिपी हुई और शायद ज्यादा खतरनाक बेरोजगारी है। इन समस्याओं की गहराई को समझने के बाद अब समाधान पर बात करना जरूरी है। झारखंड सरकार इन दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? सरकार की रणनीति दो तरफा है। एक तरफ गरीबी पर सीधा प्रहार करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ रोजगार पैदा करने की पहल। गरीबी के मोर्चे पर अबुआ आवास योजना एक बहुत बड़ा कदम है। यह केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना से कैसे अलग है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पीएम आवास योजना के अपने नियम हैं जिनकी वजह से बहुत से जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे। अच्छा। अबुआ आवास योजना खास तौर पर उन्हीं छूटे हुए परिवारों के लिए है। इसका लक्ष्य सिर्फ एक छत देना नहीं है, बल्कि 3 कमरों का एक सम्मानजनक घर देना है। 3 कमरों का? हाँ। जब 2026 तक 8 लाख घर बनेंगे, तो सोचिए इससे स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्री मजदूरों के लिए कितना काम पैदा होगा। ये गरीबी और बेरोजगारी दोनों पर एक साथ वार है। और सामाजिक सुरक्षा के लिए? उसके लिए सर्वजन पेंशन योजना है। इसकी सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इसने बीपीएल कार्ड की शर्त को खत्म कर दिया है। ओह, ये तो बड़ा बदलाव है। जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी से आजाद करता है। ये तो हुई गरीबी कम करने की बात, लेकिन स्थायी समाधान तो रोजगार से ही आएगा। उस दिशा में सबसे बड़ी योजना कौन सी है? वो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, यानी CMEGP। अच्छा, ये योजना सीधे सीधे युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने पर केंद्रित है। ये कैसे होता है? इसके तहत SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक युवाओं को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर 40% तक की भारी सब्सिडी है। 40% सब्सिडी? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ पैसा देना काफी नहीं होता। इस योजना का मकसद एक इकोसिस्टम बनाना है। लक्ष्य यही है कि युवा सिर्फ दुकान ना खोलें, बल्कि छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी चीजें लगाएं, जिससे वे खुद के साथ 4 और लोगों को रोजगार दे सकें। और ग्रामीण इलाकों के लिए, जहां प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के तहत 2 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना। ये क्या है? पहली योजना में किसानों की जमीन पर फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ उन्हें कुछ सालों बाद फलों से स्थायी आमदनी होगी, बल्कि पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए तत्काल रोजगार भी मिलता है। और दूसरी योजना? दूसरी योजना जल संरक्षण पर है। तालाब, सोख्ता गड्ढे बनाना। इससे गांव का पानी गांव में रहता है, खेती सुधरती है और लोगों को अपने ही इलाके में काम मिलता है। मतलब ये योजनाएं सिर्फ मजदूरी नहीं देती, बल्कि गांव के लिए स्थायी संपत्ति बनाती हैं। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा को अगर समेटे तो हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, गरीबी को देखने का हमारा नजरिया पेट भरने की जरूरत से आगे बढ़कर सम्मानजनक जीवन और क्षमताओं के विकास तक पहुंच गया है। दूसरी, भारत और खासकर झारखंड में बेरोजगारी एक नहीं बल्कि कई तरह की है और उसके समाधान भी उतने ही अलग-अलग होने चाहिए। सही बात है। और तीसरी, झारखंड में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अबुआ आवास और CMEGP जैसी योजनाएं दिखाती हैं कि सही दिशा में लक्षित प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। अर्थशास्त्र में एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स कर्व। इसे एक झूले या सीसॉ की तरह समझिए। सीसॉ। हाँ, एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ महंगाई। आमतौर पे जब झूले का एक सिरा यानी बेरोजगारी नीचे जाता है, तो दूसरा सिरा यानी महंगाई ऊपर चला जाता है। ये तो एक क्लासिक आर्थिक दुविधा है। रोजगार बढ़ाओ तो महंगाई बढ़ने का डर, महंगाई काबू करो तो रोजगार घटने का खतरा। सही पकड़ा। तो आज का सवाल यही है, जब झारखंड जैसा राज्य तेजी से 5 लाख नए रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास पर पूरा जोर लगा रहा है, तो वो इस सीसॉ को संतुलित कैसे रख सकता है? वो कौन सी नीतियां होंगी जो रोजगार भी पैदा करें और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि बढ़ी हुई आमदनी को महंगाई ना खा जाए? इस नाजुक संतुलन को साधना ही असल चुनौती है।